वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस डिटेल में और थोड़ा बहुत आप डिफ्यूज़न और एंडोसाइटोसिस को देखोगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए सेशन। सो लेट्स एंजॉय द सेशन। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हमें पता है कि जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं अदर देन वाटर, तो उनका जो मूवमेंट होता है वो उनके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करेगी? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू बाहर आएगी। और बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो कहाँ मूव करेगी? वो सेल के अंदर जाएगी, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट है, तो उसको सेल से बाहर आना है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा है। उसी के साथ इस सेल के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल्स का डिफ्यूज़न होता है, मूवमेंट होता है इधर से उधर, तो वो मूवमेंट भी डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स हैं, वो भी क्या कुछ सेल ऑर्गेनील्स आप पढ़ोगे कि वो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो 9th क्लास ही पढ़ा रही हूँ ना मैं। तो ये जो मूवमेंट होता है गैसेस का, ये जैसे बाहर सेल को, इसको कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को बाहर निकालना है तो बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन को, सेल की ज़रूरत है ऑक्सीजन तो सेल के अंदर आएगी। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन मूव कर रही है। ठीक है, अब उसी तरह से जो सेल के अंदर मूवमेंट है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, ठीक है, या सेल से बाहर और सेल से अंदर और भी सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है वो भी डिफ्यूज़न के ही थ्रू होता है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से हमेशा सब्सटेंसेस मूव करेंगे टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। एंड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज देयर पार्टिकल्स मूव रैंडमली। क्योंकि इनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जो लिक्विड्स के और गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो मूवमेंट होता रहता है, तो इजीली वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड डिफ्यूज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है? डिफ्यूज़न इम्पॉर्टेंट है फॉर द लिविंग थिंग्स ऑल्सो। डिफ्यूज़न इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग थिंग्स। इट इज़ हाउ सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। क्योंकि जो सेल्स के अंदर बाहर सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में मूवमेंट हो रहा है, ये सारा का सारा मूवमेंट डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। नेक्स्ट प्रोसेस ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी सेम प्रोसेस है डिफ्यूज़न की तरह, लेकिन इसमें किसका मूवमेंट हो रहा है? पानी का, वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? कंसंट्रेशन की। इसको अमाउंट से कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की। मैं अभी बताऊँगी आपको कि किस तरह से हमारा इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का। देखो, सपोज़ ये 2 बीकर हैं, इन दोनों बीकर में मैंने 1 लीटर वाटर दिया है। ठीक है, पहले वाले में भी ए है, इसमें भी 1 लीटर वाटर है, बी में भी 1 लीटर वाटर है। लेकिन ए में जो सॉल्ट का कंटेंट है, सॉल्ट इसमें भी डाला है, सॉल्ट इसमें भी डाला है। यहाँ पर कितना सॉल्ट डाला है मैंने? सपोज़ 1 स्पून केवल। और यहाँ पर कितना सॉल्ट डाला है? 5 स्पून्स। तो कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया इन कंपैरिजन? देखो, हम जब भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं हम रिलेशन में बात करते हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो सपोज़ पहला वाला तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया आपका, क्योंकि सॉल्ट बहुत कम है। ये वाला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस के टर्म पे टाइप्स में आप देखोगे कि कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है आपका आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है लेस,
ठीक है, टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड। तो जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये सॉल्यूशन जो हुआ आपका फर्स्ट वन A1, ये क्या हुआ आपका हाइपोटॉनिक हुआ। और ये जो दूसरा वाला सॉल्यूशन हुआ, ये क्या हुआ आपका हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो अब इसमें डिटेल में जाने से पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखो क्या लिखते हैं। डेफिनेशन लिखोगे आप, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस in which the movement of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane। ठीक है, किसके थ्रू होता है, selectively permeable membrane। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो selectively permeable membrane है, तो उसके थ्रू सपोज हम बात कर रहे हैं, तो जो भी आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी वो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ही होना है। From the high concentration, high water concentration to the region of low water concentration till equilibrium is reached। Equilibrium is reached मतलब कि जो दोनों में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जब तक दोनों में बैलेंस नहीं होगा तब तक वाटर मूवमेंट होगा। अब यदि इस तरह से ये मैंने जो दो सॉल्यूशन लिए हैं, यदि मैं इसको सिंपल एग्जांपल आपको इस तरह से दिखाऊं, इस तरफ है हमारा हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसी एरो लगा देती हूँ। सपोज़ ये वाला हाइपरटॉनिक है और ये वाला आपका आइसोटॉनिक है, सॉरी हाइपोटॉनिक है, और यहाँ पर वाटर है। तो जो वाटर का मूवमेंट है वो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में, इसको हम कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कह लीजिए। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है ये। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो किधर से होगा, इस मेम्ब्रेन के थ्रू हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा। कहाँ से होगा, हाइपोटॉनिक से, यानी कि इधर से इस तरफ, ये एरो बनेंगे आपके। और ये मूवमेंट कब तक चलेगा, जब तक दोनों साइड जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपर मीन्स होता है आपका डेंस। ठीक है, तो जो डेंस सॉल्यूशन हुआ आपका एक तरह से, वो हो गया आपका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वाटर किधर मूव करेगा, फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटॉनिक में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ध्यान रखो, यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा है। सॉल्ट यहाँ पर कितना है, 5 स्पून्स मैंने लिया था, यहाँ पर कितना लिया था, ओनली 1 स्पून। ठीक है, तो ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड हुआ हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ से वाटर मूव करेगा हाइपरटॉनिक में। ठीक है, इसको और देख लेते हैं एक बार। RBCs का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले सिंपली आप ये समझ लो, जैसे आप रेजिन्स को घर में भिगोते हो, यदि रेजिन को आपने सोक किया, रेजिन यानी ये जो किशमिश होते हैं आपके, तो क्या होगा, वो स्वेलन कर जाते हैं। ठीक है, मीन्स उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोस्मोसिस। तो जब भी पानी बाहर से सेल के अंदर, सपोज रेजिन एक सेल है, तो पानी कहाँ से कहाँ गया, पानी बाहर से सेल के अंदर गया, तो रेजिन स्वेल कर गई। अब उन्हीं रेजिन को आप क्या करना, एक दूसरे बोल में लेना और उसमें आप पानी बहुत कम लेना और सॉल्ट ज़्यादा डाल देना, तो आप देखोगे वो रेजिन श्रिंक कर जाएगी, यानी कि पानी सेल से बाहर आ गया, एक्सोस्मोसिस हो गया। तो दो प्रोसेसेस होती हैं यहाँ पर, एक होता है एंडोस्मोसिस, एक होता है एक्सोस्मोसिस। तो यहाँ पर देखो 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है आपका आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आपका हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, और तीसरा हो गया आपका हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में लिखा है आपका ये नॉर्मल RBC, यानी जो RBC है वो नॉर्मल है, उसके साइज़ में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक, अब सपोज इस जार में जिसमें आइसोटॉनिक सॉल्यूशन है, मींस इसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन है, देखो जो ये वाटर और सॉल्ट इसमें दिख रहा है आपको, तो ये जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर, ठीक है, आप लिख सकते हो आउटसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है। दोनों में पानी का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। तो पानी का जितना मूवमेंट बाहर से अंदर होगा, देखो जितना पानी बाहर से अंदर मूव करेगा उतना ही अंदर से बाहर भी मूव करेगा। तो जो हमारा नेट मूवमेंट होगा वो नील हो जाएगा, न्यूलिफाई हो जाएगा। और इस तरह से देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। जब दोनों साइड आपका मूवमेंट इक्वल हो रहा है पानी का, मीन्स नेट जो आपका मूवमेंट हुआ वो ज़ीरो हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए जो सेल का साइज़ है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है और जो सेल के बाहर है, सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट बहुत कम डाला हुआ है। तो अंदर कंसंट्रेशन पानी का कम है, बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, पानी बाहर से अंदर मूव करेगा। ये कहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। तो ज़्यादा पानी बाहर से अंदर मूव करेगा, बहुत कम पानी अंदर से बाहर आएगा। तो कुल मिला के जो हमारा नेट जो मूवमेंट हुआ वो क्या हुआ, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जो पानी का मूवमेंट है जब बाहर से अंदर हो रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, देखो, एंडोस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। इसमें क्या होता है, वाटर मूव करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। H2O कहाँ जा रहा है, बाहर से अंदर। ध्यान रखना है, किशमिश का उदाहरण अपने सामने रखना हमेशा कि आपने जब किशमिश को भिगोया है तो क्या हुआ, पानी बाहर से अंदर गया और किशमिश फूल गई है। वही चीज़ है यहाँ पर सॉइल एंड RBC जो मैंने दिखाई है, वही एग्जाम्पल है। यहाँ पर सिर्फ RBC का एग्जाम्पल है कि पानी बाहर से अंदर गया है। तो ये याद रखना। और एंडोस्मोसिस मीन्स अंदर जाना, पानी अंदर जा रहा है। ऑस्मोसिस हो रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और ये किस सॉल्यूशन में होगा, ये हमेशा याद रखना, ये तभी होगा जब सॉल्यूशन आपका हाइपोटोनिक होगा, ठीक है, जिसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्ट की कम होगी, ठीक है। अब हम करते हैं बात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल दिख रही है आपको, ये श्रंकन RBC है, मीन्स सिकुड़ गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का पानी, आप क्या करते हो, यदि आपने सपोज आपने कोई भी चीज़ को जब उसको आप स्क्वीज़ करते हो तो क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है। तो उसी तरह से एक तरह से होता है कि यहाँ से जो पानी है ना वो बाहर आ जाता है सारा। तो जब पानी का मूवमेंट अंदर से बाहर हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का बहुत ज़्यादा है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, डेंस सॉल्यूशन बन जाता है। और सेल में कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्ट का, तो सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए पानी अंदर से बाहर आएगा, यानी बाहर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन है एक्सोस्मोसिस। ये क्या करते हो, जब आप कहीं अंदर जाते हो हॉल में, थिएटर में, तो क्या होता है, एंट्री करते हो तो उससे याद रखना एंडोस्मोसिस, और एग्जिट करते हो तो एक्सोस्मोसिस, मीन पानी बाहर आ रहा है। और ये भी याद रखना हमेशा कि एक्सोस्मोसिस होता है वो कहाँ जाता है, पानी उसमें बाहर से अंदर से बाहर आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। अब बात कर लेते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है उसमें फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ द फूड, ठीक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, आपने पढ़ रखा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अमीबा में होता है, अमीबा की सपोज ये एक सेल है अमीबा की, और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये कैसे फूड लेता है, ये सपोज इसके पास एक फूड का पार्टिकल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने सेल मेम्ब्रेन को ये इस तरह से करके स्यूडोपोडिया को एनलार्ज कर लेगा, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर इसके फूड पार्टिकल एंटर कर जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस होता है फूड लेने का, इट एनगल्फ्स द फूड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, सेल एनगल्फ कर पाती है फूड को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और फूड को अंदर ले लिया, एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर से अंदर ले लेते हैं। एंड दीज प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंड अमीबा टेक्स फूड बाय एंडोसाइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है ये कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, या बाय विच प्रोसेस अमीबा टेक्स इट्स फूड, तो आपको लिखना होगा एंडोसाइटोसिस। तो ये याद रखना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। कल मिलेंगे विद द टॉपिक सेल वॉल, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना, इस तरह से जो आप एक एक करके मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, तो आप जब भी इसका प्लेलिस्ट खोलोगे आपको सारे लेक्चर
अलग अलग टॉपिक पे मिल जाएंगे, तो इसमें आपको आसानी ये रहेगी कि पूरा आपको डिटेल में नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी यदि तुम्हारे को ऐसा लगता है कि नहीं अब पूरा डिटेल में देखना चाहिए, आप बता सकते हो, तो मैं उस तरह से भी कर सकती हूँ। मेरे हिसाब से मैंने छोटे छोटे टॉपिक में इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे आपने एक टॉपिक पढ़ना है आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।